बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। पाकिस्तान में नाज़रीन ख़वातीन की यूनिवर्सिटी और ख़वातीन के अलग तालीमी इदारे एक ऐसा ख्वाब और एक ऐसा मुतालबा था कि जब सारे पाकिस्तान में तलबा यूनियनें मौजूद थीं, तमाम यूनियनों का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा था, तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफ़िक़ ज़रूर थीं, लेकिन अपने अपने अदवार में हुकूमत में आने के बाद कोई ऐसा अमली कदम नहीं उठाता नज़र आया। अपने ज़माने में तालीमी इदारों में ख़वातीन यूनिवर्सिटी के लिए जद्दोजहद करने वाली एक शख्सियत, एक ऐसे साहब जिन्होंने इसको यकीनन ख्वाब भी समझा होगा, चैलेंज भी समझा होगा, वो आज हमारे मेहमान हैं और उन्होंने उस ख्वाब को हकीकत का रूप भी दिया है। हमारे मेहमान हैं तैयब गुलजार साहब। तैयब साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के ये प्रेसिडेंट भी हैं और CEO भी हैं, और इन्होंने इस इदारे की बुनियाद डाली और 2003 से अब तक तकरीबन 9 साल में बहुत आगे तक इन्होंने पेशरफ़्त की। हम इनसे सवाल यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जहाँ ख़वातीन यूनिवर्सिटी बनाना मुश्किल हो रहा था, उस यूनिवर्सिटी को कायम भी कर दिया और ख़वातीन के लिए एक ऐसा इदारा कायम कर दिया जहाँ ख़वातीन अपने आज़ादाना माहौल में तालीम हासिल कर सकें और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकें। तैयब साहब, सबसे पहले तो ये कि ये ख़याल कब और क्यों आया, मकसद क्या था? सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाना या और भी कुछ मकासद? एक तो थोड़ा पर्सनल है इसमें मेरी कमिटमेंट। उसकी वजह ये है कि मेरे अपने ख़ानदान में मर्दों में तो बहुत तालीम थी। प्री पार्टीशन डेज़ में भी मेरे वालिद अलीगढ़ से फ़ारिग़ थे और मेरे फूफा ने ऑक्सफोर्ड से PhD किया 38 में। लेकिन न मेरी फूफी कभी स्कूल गई, न मेरी वालदा ने कभी स्कूल का दरवाज़ा देखा। तो ये मुझे ना इस बहुत खलती थी ये बात कि फ़ैमिली में मर्दों में तो तालीम बहुत है, लेकिन ख़वातीन को यकसर यानी महरूम इसमें रखा गया। तो शुरू ही से मेरा ये आरज़ू थी। महरूमी जो है माशरे का एक जबर था या ये कि बस रिवायत चली आ रही थी? रिवायत चली आ रही थी और ये कि ज़रूरत नहीं थी या ये कि वो समझते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मेरे वालिद जो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, उनका भी ये हाल था कि अपना हमारा तांगा और घोड़ा होता था घर में, लेकिन 3 मील दूर स्कूल था। तो हमारी बहनें 5 जमात तक पढ़ी, जो अपने ही गांव में स्कूल खुला हुआ था, हमारी ही हवेली में, जिसमें 2 कमरे दिए गए थे। उस्तानी को रिहाइश के लिए भी हमने ही घर दे रखा था, उसमें वो 5 जमात तक पढ़ी। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्हें ये ख्याल आया कि मेरी बेटियाँ हैं तो मैं इनके लिए स्कूल बनाऊँ तो और बच्चियाँ भी उसका फ़ायदा उठाएँगी। लेकिन जब मरहला ये आया कि अब इन्हें हाई स्कूल में भेजा जाए तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि भाई ये जो घोड़ा तांगा घर में रखा हुआ है, सवारी मौजूद है, उसका मुलाजिम जो संभालता है उसको वो भी है, तो इसमें क्या कबाहत है? तो कहने के नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी बेटियां जो है वो दूसरे स्कूल में, दूसरे गांव में जाएं और रास्ते में सब लोग जो है ये कहें कि वो फलां की। तो आपने कहा कि अब उससे भी आगे हम ऐसी चीज़ खुद ही बना दें, घोड़ा तांगा भी अपना है आपके पास? अच्छा, हमने ये किया कि हमने अपनी बच्चियों, मेरी 5 बेटियाँ हैं माशाअल्लाह और 1 बेटा है, तो हमने अपनी बच्चियों की तालीम पे बहुत तवज्जो दी, बच्चों की सभी यानी उस पर। और अब मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, 1 बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और बाकी जो 2 हैं वो भी यानी उसी लाइन पे चल रही हैं। बेटा भी इंजीनियर हो गया है। तो एक ख्याल तो ये था, तो पर्सनल, हाँ, एक पर्सनल कमिटमेंट थी। ये कमिटमेंट ना हो तो बहरहाल बहुत सारे जो गोल्स हैं उनका हासिल करना मुश्किल होता है। पर्सनल कमिटमेंट तो अगर फैमिली में नहीं हो तब भी कोई ना कोई ज़रूरी होती है कि एक बड़ा गोल लेके आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो फिर कमिटमेंट तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि हमारे जो यानी एक वक्त आया ख़ास जिसमें हमने चाहा कि हम इस ख़याल को और इस ख्वाब को अमली जामा पहनाएँ। और मैंने उनसे दरख्वास्त की, जो पंजाब के गवर्नर होते थे मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब, कि आप हमारी फाउंडेशन के हो जाएं पैटर्न इन चीफ़। तो वो कहने लगे कि फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि नवाज़ शरीफ तो लड़ाई डाल बैठा है ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान के साथ जी। तो वो इख्तलाफ शुरू हो गया था, लेकिन अभी ये गवर्नर थे। तो वही हुआ कि हम वो फ़ाइलें छोड़ आए ताकि ये दस्तखत कर दें। तो थोड़े दिनों में पता लगा कि वो खुद भी घर आ गए हैं। तो मैं इनको घर मिलने गया तो ये कहने लगे कि वो फ़ाइल वहाँ कहीं रखी होगी, अगर ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ किसी से मंगवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हमें उसे क्या करना है जब आपने उस पर दस्तखत ही नहीं करने। फिर हमने बाद में और दोस्तों को जमा किया और उसमें डॉक्टर अनीस साहब, डॉक्टर अनीस अहमद जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं रिफ़ा यूनिवर्सिटी के, उनसे दरख्वास्त की कि वो हमारे चेयरमैन हो जाएँ और एक बोर्ड तश्कील दिया जिसमें ज़्यादातर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं
और डॉक्टर अनीस साहब को दरख्वास्त की कि वो चेयरमैनशिप कबूल करें इसकी, और मैं उसका सेक्रेटरी बना। तो हमने 2000 सन में काम शुरू किया, और एक अंजुमन जो वहाँ पहले से मौजूद थी और उनके पास एक प्लॉट था, उन्होंने देखा कि जब हम इस काम के करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने अपना वो प्लॉट जो है वो हमें दे दिया कि ठीक है आप लीजिए और इसे बनाइए। तो एक प्लॉट हाथ में आ गया, वो 2 एकड़ जगह है HA2 में। उस पर फिर हमने अपने हल्का दोस्तों को और सबको आमादा किया, और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं यहाँ से गए हुए पढ़ के हमारे साथ पढ़ते थे या इस्लामी जमीयत तलबा से मुताल्लिक़ थे हमारे ज़माने में, तो वो एक उनसे थोड़े मरासिम थे, तो उनसे हमने फिर की दरख्वास्त। तो अमेरिका में हमने 2 बरस जो समर है, गर्मियों की छुट्टियाँ, उसमें इसको मुतारिफ़ करवाया, और कुछ पाकिस्तान से फ़ंड रेजिंग हुई, कराची से भी 1-2 दोस्तों ने उसमें अपना हिस्सा डाला, और यूँ हमने 2000 से लेकर 2002 तक सारी जो तामीरात हैं वो हमने कर ली। एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बनाया है जो 40,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया था। 2003 में हमने वहाँ से क्लास शुरू की, और उसमें यह है कि कोई 32 स्टूडेंट्स थे पहले साल। मिल गए दाखिले? लोग मिल गए? हाँ 32। किस क्लास तक शुरू किया था? हमने BA और BSc का था, उसमें हमने BA ऑनर्स इन इस्लामिक स्टडीज़। पहले आपने एफिलिएशन ली होगी किसी यूनिवर्सिटी? एफिलिएशन ली, उसी साल बनी थी रिफ़ा यूनिवर्सिटी, जिसका मशहूर इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन रिफ़ा ख़ुद क्योंकि उसी साल यानी उसे चार्टर मिला था, इसलिए वो मशहूर नहीं थे। तो उनकी एफिलिएशन का हमें ये फ़ायदा तो हुआ कि वो हमें सहूलत देते थे, हम अपनी मर्ज़ी के निसाबात बनाते थे और उसी को वो अप्रूव कर लेते थे, लेकिन ये नुकसान हुआ कि हमें उसको मुतारिफ़ कराने में एक मसाइल से सामना रहा हमारा। और बिल आखिर हमने फिर यानी ये फ़ैसला किया एक वक्त पे आके कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुल्क हो जाएं, इसलिए कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसकी साख भी ज़्यादा है और वो कदीम होने की वजह से कदीम यूनिवर्सिटी, उसका तारुफ भी है, सब लोग जानते हैं। रेडी वाले से भी आप पूछिए, इस्लामाबाद में या पंजाब में किसी भी जगह अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से, हाँ किसी से भी पूछें। बुनियादी मकसद क्या है? ख़वातीन को तालीम देना ही मकसद है? मसला ये था कि एक तो मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरी एक पर्सनल कमिटमेंट थी कि मैं चाहता कि ख़वातीन की एजुकेशन पे एम्फेसिस हो, मगर मैंने ख़ुद 25 बरस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और उस दौरान में यानी मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि अब एज़ सच ख़वातीन की आम एजुकेशन पे इतनी तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो मिक्स्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं मखलूत, वो भी ख़वातीन की यूनिवर्सिटियाँ बनती जा रही हैं। जी, बहुत बड़ी तादाद में बेशुमार जो डिपार्टमेंट हैं उनमें लड़कियों का रेशो ज़्यादा होता है काफ़ी लड़कों से। उसकी वजूहात कई हैं, उसकी वजूहात ये भी हैं कि लड़कियाँ प्रोटेक्टेड होती हैं, वो घर में रहती हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो पढ़ती रहती हैं, और लड़कों को और ख़ानदान के भी काम करने पड़ते हैं और अपनी भी उनकी दिलचस्पियाँ और भाग दौड़ और ये इस तरह के मामलात जो होते हैं। तो बहरहाल वो तो मसला नहीं रहा, लेकिन ये कि राइट एजुकेशन और ख़ास तौर पे यानी ख़वातीन की ज़रूरियात को और मुसलमान ख़ातून की ज़रूरत को पेश नज़र रख के कोई इदारा इस तरह का नहीं था। तो फिर हमने ये यानी 2 वजूहात से हमने ये काम किया। एक ये कि ख़वातीन की आला पैमाने की तालीम हो, और उसका जो मयार है वो किसी भी जो सेकुलर कह लें या नाम नहाद सेकुलर कह लें या सरकारी कह लें या नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कह लें, उनमें से किसी से कम मयार की ना हो। और दूसरे ये है कि उसमें एक जहत हो, उसमें एक सिमत हो और उसका एक क़िबला हो, और ज़ाहिर है मुसलमानों का क़िबला तो क़िबला काबा ही हो सकता है, तो वो उनकी जो सिमत है वो दुरुस्त रख के किया जाए। इसलिए हमने एक यानी आप यूँ समझिए कि चंद ज़िदें हैं जिनको जमा किया है। उसमें ज़िदें ये हैं कि मॉडर्न एजुकेशन है, हमने शुरू ही से इंग्लिश मीडियम रखा, और साइंस की जो एजुकेशन ये कैसे हो गया कि ये ज़िद है? मतलब मॉडर्न एजुकेशन या इंग्लिश? हाँ, ज़िद समझी जाती है जो नहीं, ज़िद समझी जाती हैं। इस्लाम असल में अगर हम बात करें तो इस्लाम तो हर दौर के लिए, लिहाजा हर दौर में इस्लाम असरी इल्म है। हाँ, यानी हर दौर का इल्म इस्लाम जो है हर दौर में असरी इल्म कहलाएगा। एक गलत फहमी है कि असरी उलूम और दीनी उलूम। असल में ये है कि ये यानी समझी जाती थी ये अज़दाद जो ना, इनको आम तौर पे समझते, हम तो इसको नहीं समझते हैं, हमने तो इसीलिए उनको जमा कर दिया कि वो एक जगह हो सकती हैं। उसमें पहली बात तो यही थी कि बहुत मयारी जदीद तालीम दी जाए, असातिज़ा जो हैं वो उनमें कोशिश की जाए कि वो PhD हों
और PhD नहीं है तो MPhil हों। और मिले आपको? हाँ मिले। और MPhil भी अगर ना हो तो कम से कम यानी MA में उनकी फर्स्ट डिवीज़न हो। तो हमने इस चीज़ को यानी पेश नज़र रखा है। कोई थर्ड डिविजनर हमने नहीं लिया है और थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर जो है वो टीचर्स लिए हैं और उनमें से ज़्यादातर वो आजकल का एक बड़ा मसला है, डिग्रियाँ असली हैं तो जाली डिग्री वाले बहुत ऊपर तक पहुँच गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिग्री तो डिग्री होती है जैसी भी हो। नहीं, आपने तो यकीनन ठोक बजा के, इसलिए कि एक नस्ल की आपको तामीर करनी, तो ये आपने कोशिश की कि इस तरह। जी हाँ, हमारे बोर्ड ऑफ हमारे 2 बोर्ड हैं, एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर इनामुर रहमान हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के डॉक्टर अनीस अहमद साहब हैं जो टेम्पल यूनिवर्सिटी के PhD हैं और इस वक्त रिफा के वाइस चांसलर भी हैं। और जो डॉक्टर इनामुर रहमान हैं वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के PhD हैं और डॉक्टर मरे के साथ उन्होंने किया। अच्छा, एक मतलब एक तो होता है सेरेमोनियल, ये नहीं डे टू डे उमूर में एक्टिव है, दिलचस्पी पढ़ाते भी हैं, मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, क्या कैरिकुलम है, क्या पढ़ाया जा रहा है, अगले सालों में क्या लाना चाहते हैं कोर्सेज। नहीं, हमारे बोर्ड की तो मीटिंग्स, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि बड़े बड़े नाम जमा करके एक सेरेमोनियल था, एक दूर से नजर आया कि बड़े नाम है। नहीं, नाम नहीं, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है जी हर चीज़ में, हर तफसील। ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन का यकीनन नीचे असर पहुँचता है। तो वो एक तो ये किया कि साइंस और अपना जो आजकल के हैं जदीद उलूम, इनको हमने रखा और उनके जो टीचर्स हैं वो बहुत बेहतर रखे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो इस्लाम का जो हमारा क्लासिकी इल्म है वो देने के लिए भी हमने बहुत मेहनत की और अरबी ज़बान का रखा उसमें, और तमाम बच्चियों के लिए एक निसाब तय किया कि खा वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो भी मज़ामीन पढ़ने आएँ तो साथ में उनको एक 33 क्रेडिट आवर का, उस वक्त हमारे क्रेडिट का सिलसिला होता था, अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ सालाना हो गया है, हाँ सेमेस्टर का, लेकिन उस वक्त सेमेस्टर सिस्टम था तो उसमें क्रेडिट आवर्स होते थे। तो 33 क्रेडिट आवर्स पढ़ने होते थे हर एक को, जिसके अंदर जो है ना वो कुरान का एक हिस्सा और जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्हुन निसा, ख़वातीन से मुतालिक जितने फ़िक़ही अहकाम हैं उनका मुताला, 40 अहादीस जो अरबाइन नबवी किताब है वो पढ़ाई जाती थी। उसमें यानी उनको वो हदीसें याद भी करवाई जाती थी और उनको पढ़ाया भी जाता था। और इसी तरीके से फिर जो इस्लामिक हिस्ट्री है और जो विमेन इश्यूज़ हैं, विमेन इश्यूज़ के ऊपर जो जदीद फ़िलासफ़र्स हैं उनकी बात भी सामने रखी जाती थी। और जो हमारे यानी क्लासिकी मुस्तकिल अक़दार हैं इस्लाम की, उनको भी एक ऐसे आप जो है तैयार कर रहे थे ख़वातीन कि जिनके पास आने वाली नस्ल जब परवान चढ़े तो वो बहुत अच्छा इल्म लेकर और बहुत अच्छा गोल लेकर, हाँ यानी वो समझ सकें कि दीन की एप्लीकेशन इस दौर में भी हो सकती है और वो किस तरह हो सकती है। कितने स्टूडेंट्स अब गुज़िश्ता 9 साल में पास आउट कर? मेरे ख़्याल में अब तक कोई हमारा असल में जो इदारा है ना उसकी जो इमारत है वो 300 के करीब ही स्टूडेंट्स को कर सकती है बैकवर्ड, क्योंकि हमने हॉस्टल भी रखा है उसी में। अच्छा। तो वो उस एतबार से यानी 150 ग्रेजुएट हम हर साल निकालते हैं। तो ये तकरीबन 9 बरस में आप समझ लीजिए कि कोई 1200-1300 ग्रेजुएट जो है निकाल। जी, भी एक ऐसी तादाद है। ये फिर जाके कहीं जी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जी पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, लड़कियाँ बाज़ औक़ात यानी लेक्चरर हैं, बाज़ों ने यहाँ से BSc किया, बाद में MSc जाके उन्होंने कायदे यूनिवर्सिटी से किया है। बाज़ बच्चियों ने यहाँ से BA ऑनर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ किया और बाद में MA UK से किया है। और वो फिर 2 बच्चियाँ तो वहाँ ही पढ़ा रही हैं और एक बच्ची जो है यहाँ बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं। बैरून जी, तुर्की से हमारे पास 6 बच्चियाँ पढ़ के गई हैं, मॉरिशस से 2 बच्चियाँ पढ़ के गई हैं, UAE और मिडल ईस्ट के तकरीबन तमाम मुल्कों से। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दिलचस्पी क्या है? बैरून मुल्क पाकिस्तानी में यानी जद्दा से और रियाज से और यानी ये जो हैं मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, तकरीबन हर मुल्क से हर साल 2-2, 3-3, 4-4 बच्चियाँ जो आती हैं, तकरीबन 20 एक बच्चियाँ होती हैं मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट से भी होती हैं, यानी उनको एतमाद है कि हम यहाँ अपनी बच्ची को भेजेंगे, तालीम भी मिलेगी और महफूज भी हैं। जी हाँ, मैंने एक बड़ा अहम मसला ये होता है कि रहते लाहौर में हैं, कराची में हैं, अब आप अपनी बच्ची को खुद आप हैं सऊदी अरब में, बच्चे को यहाँ भेजें, बच्ची महफूज है, नानी दादी के घर नहीं है, बिल्कुल एक अलग माहौल है। अच्छा, वो मैं बीच में बात रह गई थी, यानी एक ज़िद तो ये है कि इस्लाम की भी आला तालीम, हमारे जो टीचर्स हैं 3 हैं जो इस्लामिक स्टडी इस वक्त पढ़ा रहे हैं और तीनों जो है वो 2 PhD हैं और 1 MPhil हैं। और इसके अलावा 3 अरब ख़वातीन
अरबी ज़बान की तदरीस के लिए हमारे यहाँ जो ना खिदमात अंजाम दे चुकी हैं, और यानी अब इस वक्त वो नहीं है, लेकिन ये कि हम फिर दोबारा इंशाल्लाह किसी वक्त वो अरबी की जो क्लास है वो पूरी नए सिरे से शुरू करेंगे। वो रिफ़ा के साथ जब तक थी तो वो था, लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ है तो ज़रा एफिलिएशन के थोड़े मसाइल हैं। अरबी का हमने अभी नहीं किया है, तो जब अरबी का करेंगे तो फिर दोबारा यानी हम रखेंगे कि अरब टीचर जो ना वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त नहीं है अरबी? नहीं होती है, लेकिन वो उसके लिए होता है, प्रोसेस है एफिलिएशन का। तो वो हमने शुरू में जो 6 एफिलिएशन ली हैं उसमें अरबी का कम था, क्योंकि उसकी डिमांड कम होती है, कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो हमने यानी ये एक तो ये किया। दूसरी जो थी वो ये थी कि अमीर और गरीब का जो मसला है, तो उसमें यह है कि आप अगर गुरबा और फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए कोई इदारा बनाते हैं तो जो माकूल लोग हैं वो उसमें दाखिला ही नहीं पसंद करते, या जो थोड़े साहिब हैसियत हैं। हाँ जी, इसलिए यानी ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड्स वो रखें जो दरमियाना तबका या मुतवसत या आला मुतवसत तबका के लिए जो काबिल क़बूल हों, और फिर उसमें वो सारी फैसिलिटी उन लोगों को भी दें जो किसी वजह से तो ये जो आज आपके 13 साल के बाद 12 साल के बाद ये बात हो रही है, तो दानिश स्कूल बन रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, तो ये बात आप 2003 से करते चले आ रहे हैं? हमने तो ये किया कि हमने 40% शुरू ही से तय किया कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो लेस फॉर्चुनेट होम से होंगे, और उसमें हमने कश्मीर की नीलम वैली से स्टूडेंट्स लिए, और इसी तरीके से जो सिब्बी और जैकबाबाद से बच्चियाँ ली, ठीक है जी। और यानी ये कि जो ये सिंध की जहाँ वसाइल भी और मौक़े भी, हाँ वसाइल नहीं है, मौक़े नहीं है, लेकिन उनके एफएससी में अच्छे मार्क्स थे तो हमने उनको किया और उनको फ्री में पढ़ाया, हॉस्टल में भी फ्री में रखा, या ये कि काफ़ी हद तक 75% और तक जो है उनको रियायतें जो दी इस मामले में। तो 40% बच्चियाँ ना हमारे यहाँ वो होती हैं जो महरूम हैं, उन तबकों से हैं, और 60% तबकाती तालीम का भी आपने एक तोड़ कर लिया एक तरह से, उनको हमने अच्छी तालीम अच्छे माहौल में गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, अमीर भी अफोर्ड कर रहा है तो वो पैसे देगा। शुरू से रखा ही है कि 60 पर लोगों ने नाकें नहीं चढ़ाई कि नहीं, बहुत लोगों ने हमारा बच्चा हमारी बच्ची ऐसे कहाँ बैठेंगी। नहीं, लोगों ने पसंद किया इसको, लोगों ने पसंद किया, और बल्कि यानी अच्छा ही असर हुआ। इस जमा होने से ये हुआ है कि वो बच्चियाँ एक ही तरह की रिहाइश इख्तियार करती हैं, एक ही तरह का खाना खाती हैं, एक ही फैसिलिटीज़ हैं वो एंजॉय करती हैं, एक ही खेलें हैं, एक ही जिम्नेजियम है जिसमें वो जाती हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और वो यानी इम्प्रूवमेंट होती है हर साइड पे। अच्छा, अभी कुछ तो आपने बताया था, मियाँ अज़हर गवर्नर थे, क़याम में मुश्किलात यकीनन आती हैं, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मराहिल आए क़याम और क़याम के बाद फिर ऑपरेट करने में? नहीं, इसका चार्टर के जो हुसूल है उसमें है जो भी दिक्कतें हैं, बाकी हमें कोई ऐसी हायर एजुकेशन कमीशन से, हाँ हायर एजुकेशन कमीशन से उन्होंने अपने वो लगाए हुए हैं। तो हम शुरू से अपना हायर एजुकेशन को फ़रोग़ देंगे जी, वो है, लेकिन हम शुरू ही से अपना चार्टर चाह रहे थे, मगर उन्होंने हमें कहा कि नहीं, पहले आप किसी के साथ एफिलिएशन कीजिए और 3-4 साल जब रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो फिर हम जो है उसकी एहतियात भी ज़रूरी है ना, कि हर कोई शौक़ में आए और उसके बाद काम ख़राब करे, फिर बाद में उससे संभले नहीं। हाँ। और वो बच्चों का मुस्तकबिल 200-400-500 ना कोई 2-3 बरस का उनको प्रोबेशन देना चाहिए, और उसमें मैं समझता हूँ चार्टर देना चाहिए, एनओसी दें और प्रोबेशन के ऊपर दें चार्टर, और 3 साल के बाद या 4 बरस के बाद उसका जो प्रोबेशन है उसको रीअसेस किया जाए उनकी सूरत हाल को, और उसके बाद फिर उसे मुस्तकिल किया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि वो हो जाएगा एक दफ़ा तो फिर कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह की चीज़ें कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, हंगामा खड़ा होगा। अब तकाज़ा मालूम है क्या है? तकाज़ा ये है, इतने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, इतने टीचर्स होने चाहिए, इतने प्रोफेसर होने चाहिए, इतने एसोसिएट प्रोफेसर, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर हर डिपार्टमेंट में, और ये सारा जो ना एक यानी सब चीज़ वो हो, उनकी तनख्वाहें बैंक के ज़रिए से जा रही हों, और इतनी बड़ी जगह हो, और वो सारी यानी हो सारा मामला। ये वो शराइत हैं जिसके बाद आपको चार्टर मिलेगा, उसके बाद आपको। हाँ, इसके माने ये है कि चार्टर मिल ही नहीं सकता इसके बगैर कि आप पहले एफिलिएशन करें और उसको सारी चीज़ को इन प्लेस करें और उसके बाद चार्टर के लिए जाएं। 9 मन तेल होगा ना राधा ना नहीं, लेकिन होता है यानी लोग फिर भी कर तो लेते हैं। नहीं, जो लम्स बना था, जब लम्स बना है तो सैयद बाबर अली साहब जो हैं वो गए ज़ियाउल हक साहब के पास और कहा कि आप हमें दे दें, हम एक बनाना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चार्टर इंस्टीट्यूट का चार्टर होता है वो दे दें। उन्होंने कहा छोड़िए इंस्टीट्यूट क्या बनाते हैं, आप यूनिवर्सिटी बनाइए। अभी आप बता रहे थे चार्टर की मुश्किलात, लेकिन और भी तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में यूनिवर्सिटी कायम है तो
कुछ चीज़ें तो हैं क्या आप पढ़ाते हैं, लेकिन ये कि अगर हम यहाँ से बात शुरू करें कि अपनी बच्चियों को लोग भेजें तो हॉस्टल में रहेंगे तो कैसा हॉस्टल है, खाना पीना कैसा है, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला फिर आ जाता है कि महफूज हैं कि नहीं, पता चला जी डाका चोरी, रास्ते में अगवा, कुछ भी, इस्लामाबाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये दो अहम मसाइल हैं कि लोग चाहें कि उनके बच्चे या बच्चियां जब उनकी जाती हैं तो वो घर जैसा नहीं तो कम से कम एक साफ़ सुथरे और माकूल माहौल में हो। क्या हॉस्टल में ऐसी सहूलतें मौजूद हैं? यानी मैं शायद जो तालीमी जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, उनके बारे में शायद ये मैं दावा ना कर सकूं कि वो सबसे बेहतर हैं, लेकिन हॉस्टल के बारे में मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई हॉस्टल हमारे हॉस्टल से बेहतर नहीं देखा। सफाई सुथराई में, खाने के मयार में, सिक्योरिटी में, और उसके अलावा तालीम और तरबियत में। यानी तालीम और तरबियत का तो किसी को ख्याल ही नहीं है जो हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में। तो हॉस्टल में हमारे यानी बेहतरीन खाना दिया जाता है, और उसका जो मेन्यू है अगर आप कभी देखें तो मुंह में पानी आ जाए। यानी आमतौर पे मुझे याद है कि जब हम तालिब इल्म थे तो 8 दिन, ताकि सुनने वालों के मुंह में भी पानी आए, ताकि 8 दिन का मेन्यू होता था, 8 दिन का। तो वो 8 दिन के बाद वही डिशेज जो है रिपीट होती थी। हमने 2 महीने पे उसको फैलाया है। तकरीबन 60 डिशेज़ हैं जो पकती हैं, और इसलिए वो उनकी रेपिटेशन नहीं होती, देर में होती है। महीने भर बाद किसी चीज़ की बारी आती है, जिसका नतीजा ये है कि वो पैलेटेबल रहता है, उससे लोग बोरियत का जो है शिकार नहीं होते। रोज़ाना वो एक चीज़ मिल रही है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो कैनोला ऑयल यूज़ करते हैं, और यानी वो सेहत का जो हाइजीनिक एलिमेंट है उसको रखते हैं। और फिर ये कि चावल और रोटी का भी सही तनासुर रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ ज़रा उस इलाके से हैं, ये ज़्यादातर इर्द गिर्द जो पिंडी के इर्द गिर्द कश्मीर है ना जी, और अपना फिर पख्तूनिस्तान का जो इलाका है हमारा खैबर पख्तूनख्वा, वो है। तो इसमें चावल की काफ़ी यानी वो है, तो वो उसको रेशो को यानी हम रखते हैं। फिर सब्ज़ियों का, और ये यानी एक हाइजीनिक फूड हम उनको यानी देते हैं। दूसरी जो चीज़ है और ये है कि सफाई सुथराई का नहायत आला इंतज़ाम करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे भाई ख्वाह भी हैं और डोनेशन भी देते हैं, यहाँ कराची ही में होते हैं। उनका भी ये था कि भाई आपके जो गुसल खाने हैं उनका मयार मैरियट से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैरियट के जो गुसल खाने वो बने हुए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसकी जो टाइलें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, और हमारी टाइलें उस मयार की नहीं हैं। और लेकिन यह कि बाकी जो सफाई करने की चीज़ है उसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे। अभी भी एक ये फ़राह जो प्रोग्राम करती हैं फ़राह के साथ, मॉर्निंग विद फ़राह, तो उन लोगों ने हमारा एक प्रोग्राम किया और उसमें अपने कैमरा मैन भेजे जिन्होंने आके तस्वीरें वगैरह उतारी। तो वो हैरान होते थे, कहते आपके फ़र्श चमकते हैं, ये 10 बरस हो गए। हमने कहा अगर जिस दिन स्कर्टिंग हमारी मैली हो गई दीवारों के साथ जो होती है, तो उस दिन हम समझेंगे कि अब नाकाम हो गए। तो सफाई सुथराई का इंतहाई अच्छा मयार। तो उस दिन ऐसा भी तो होता है ना, मुआयना जिस दिन हो उस दिन बहुत ज़्यादा चमकाया जाता है। तो आप किसी वक्त आइए। हमारा जो किचन है, यानी यकीन जानिए कि मैंने 4-5 यूनिवर्सिटियों के किचन लड़कियों के हाथ में या मर्द खान? नहीं, मर्द हैं, सब तो मर्द ज़्यादा सफाई रखते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन वो उसमें ख़वातीन का मिलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो हर वक्त 24 घंटे रहने का मसला है ना, तो हम रिहाइशें इस तरह की नहीं दे सकते। तो मर्दों के लिए तो एक आप कमरा कर दें, उसी में वो अपना 4-5 लोग जो है वो रह सकते हैं बड़े कमरे में। तो वो इंतहाई यानी उसका रखा जाता है। सिक्योरिटी का ये है कि हर वक्त जो है ना वो मसल्ला गार्ड्स 24 आवर्स प्राइवेट सिक्योरिटी, हाँ प्राइवेट सिक्योरिटी जो है ना वो रखते हैं, और वो सारे ज़्यादातर जो है ना वो दीनी मिजाज के भी हैं, और अपना यानी फ़ौज की जो मुलाजिमत होती है उससे फ़ारिग होने वाले लोग हैं। तो अल्लाह के फजल से फिर ये है कि हमारे यहाँ जो पिक एंड ड्रॉप है वो मुयस्सर, वो जो मैंने शुरू में पूछा था कि पिक एंड ड्रॉप, घोड़ा गाड़ी है अपनी, पिक एंड ड्रॉप सबको देते हैं। जो भी बच्चियाँ शहर से, पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ से आती हैं उन सबको हम अपने देते हैं बसें। और फिर ये है कि ड्राइवर्स हैं जो बच्चियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हॉस्पिटल लेके जाते हैं या बाज़ारों में लेके जाते हैं, तो वो दे आर ऑलवेज़ अकम्पनीड, अकेले नहीं भेजते हैं हम। हमारी जो वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और हॉस्टल का दूसरा अमला और ड्राइवर्स, इनमें से 2-3 लोग जो है वो साथ होते हैं, और वो फिर लेके जाते हैं उनके शॉपिंग वगैरह के लिए भी। अगरचे एक टक शॉप अंदर भी है मामूल की ज़रूरियात के लिए, लेकिन बाज़ किसी को कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें करनी है जो वहाँ नहीं मिलती, तो उनके लिए हम वो रखते हैं।
सिक्योरिटी का मैंने अर्ज़ किया कि हाँ वो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी 9 बरस हो गए हैं इसको चलते हुए, आज तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ है। माशाल्लाह, ये अल्लाह का करम है। ये अब असल चीज़, जो चीज़ जिसके लिए लोग भेजते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं जिसको लेके निकले, कौन कौन से अहम कोर्सेज हैं? अच्छा, सिक्योरिटी में मैं सिर्फ ना एक बात रह गई थी, वो ये है कि हमारा जो हॉस्टल है वो भी ऑन कैंपस है, तो इसलिए यानी हम उसी प्रेमिसेस में है, इसलिए उनको किसी बस में बैठ के नहीं आना पड़ता हॉस्टल वालियों को। बस आपने वहीं यानी एक ब्लॉक से निकलना है और दूसरे में चले जाना है, तो इसलिए भी यानी वो एक बहुत ही सेफ। एक्सपेंशन का भी कुछ है प्रोग्राम? एक्सपेंशन का है, हमारे पास एक जगह है वहाँ मरगला हिल्स में, और वहाँ ये ख्याल है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5000 लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाएंगे, और फिर वहीं पे तालीम के लिए भी, वो भी उसी जगह एकेडमिक ब्लॉक, वो हमसे कोई 20-25 मिनट की ड्राइव पर है। यानी दूसरा कैंपस होगा। कोर्सेज के बारे में? हाँ जी, कोर्सेज जो है हम इस वक्त जो ना BA के तमाम मज़ामीन पढ़ाते हैं, जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और इस्लामिक स्टडीज़ और एजुकेशन, ये ज़्यादा हैं लोग रखते हैं, इकोनॉमिक्स भी। और इसी तरीके से BSc के तकरीबन तमाम मज़ामीन हम पढ़ाते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, हाँ जी, ये सारे होते हैं। और इसी तरीके से हम BCom करवाते हैं। सोशल साइंसेज में आपने आर्ट्स के BA के बताए, हाँ, लेकिन अब जो BS में जदीद चीज़ें आ रही हैं, कंप्यूटर आ रहा है, मास कम्युनिकेशन है, BSc में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है जो 200 नंबर का BA होता है, वो हम पढ़ाते हैं, लेकिन अलग से BS कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं, हाँ वो अभी नहीं कराते हैं। पहले करवाते थे हम रिफा के साथ, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मास कम्युनिकेशन हम BA लेवल पे पढ़ाते हैं, हाँ जी, और 18 बच्चियाँ उसमें हैं, और यानी पहले भी गई हैं, UAE में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ खलीज टाइम्स में है एक बच्ची हमारी काम कर रही है। तो मतलब वो बहुत ही अच्छा है अल्लाह के फजल से। एक प्रोफेसर PhD हैं और दूसरी जो है वो MPhil किया हुआ है उन्होंने, और कुछ तजुर्बा भी उनको इस फील्ड का है, जर्नलिज़म का। तो BCom करवाते हैं, जिसमें अकाउंट्स का सारा जो होता है, अकाउंटेंट बनने के लिए जो ज़रूरी है वो करवाते हैं। MA के लेवल पे हमारा MA इंग्लिश अल्लाह के फजल से बहुत ही उम्दा है, वो भी है। जी हाँ, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो लेवल तक आप, जी वो हम कराची से लेके गए हैं उनको, गुलशन मैमार में उनका घर है, यहाँ से मैं उनको लेके गया हूँ, और वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। वो इंटरनेशनल, कौन सा में? प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़, SM अब्दुल रऊफ़, सैयद मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के तकरीबन 17 बरस तक, और अब ये हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और उनके साथ जो है ना वो और 5-6 हैं ख़वातीन टीचर्स हैं, एक मर्द भी हैं, तो इस तरीके से है। तकरीबन हमारे पास 30 ख़वातीन प्रोफेसर्स हैं और 9 के करीब 9 या 10 मर्द हैं, तो 40 की फैकल्टी है हमारी। तो आपने एक्सपेंशन का बताया, इस एक्सपेंशन में 5000 तालिबात के क़याम, और इसका मतलब है कि 5000 से भी ज़्यादा की तालीम का इंतज़ाम होगा। जी, तो उसके लिए अब आप वसाइल कहाँ से पैदा करेंगे? अच्छा, वसाइल का ये है कि हमारे जो ना काफ़ी दोस्तों की वसी बेस है, जो अमेरिका में, बरतानिया में आबाद हैं, और सऊदी अरब में भी। तो ये जो आया है इस वक्त जो रिसेशन है, जो बहुत लंबा ही चल रहा है, इसकी वजह से हम रुके हुए हैं, और हम नहीं समझते कि वो रिसेशन में लोगों के पैसे होते हैं, मगर थोड़ा सा ना मायूसी होती है और हौसला नहीं होता, और वो खुश नहीं होते वो देखकर। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमने कई अरसे से 3 साल से फ़ंड रेजिंग रोकी हुई है, ना अमेरिका गया हूँ, ना बरतानिया में हम कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फ़ंड रेजिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह ये ज़रा हालात को अच्छे होते हैं, और पाकिस्तान में भी हालात ही सही नहीं है, तो इसलिए हम सिटिंग इन अ टाइट कॉर्नर वाले बात है कि अपने अखराजात को बचा के और गुजारा करें, और ताकि हालात खुल जाएँ और दिल भी खुलें, और फिर हम मज़ीद तामीरात भी करें। हमें एकेडमिक ब्लॉक बनाना है जो 200,000 स्क्वायर फीट यहीं इसी जगह पे, जी हाँ, इसी जगह पे वो बनाना है। वो होगा तो फिर हम 2000 बच्चियों को यहीं इंगेज कर सकेंगे। यहाँ इतनी जगह है अभी 2000 बच्चियों तक। हॉस्टल में भी गुंजाइश है कि और आगे? हाँ, हॉस्टल का भी होगा, यानी 1 आध फ्लोर और 2 फ्लोर और बन सकते हैं, तो उससे यानी हम 300-350 स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रख सका करेंगे। इस वक्त 100 को रखते हैं,
इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो भरा हुआ है हमारा हॉस्टल, कोई जगह नहीं है। उसके बाद आप एक्सपेंशन अगर यहाँ हो जाएगा, एकेडमिक ब्लॉक बन जाएगा, यहीं पे तो एक्सपेंशन होगा, एकेडमिक में ब्लॉक अलग हो जाएगा, तो फिर वो 300-350 स्टूडेंट्स को हम हॉस्टल में जगह दे सकेंगे और 2000 को हम पढ़ा सकेंगे। ये भी एक अच्छा इम्कानात है। बहुत शुक्रिया तैयब गुलजार साहब। नाज़रीन, अभी तैयब गुलजार साहब ने उस अनहोनी के बारे में बताया जो हो चुकी है, और 2003 से पाकिस्तान ही की सरज़मीन पर ख़वातीन के लिए एक ख़ास यूनिवर्सिटी विश के नाम से काम कर रही है। तालिबात यहाँ से हर साल 150-200 के करीब निकलती हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में अपने जौहर दिखा रही हैं। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जिसके बारे में अक्सर तलबा तहरीकें चला करती थीं कि ख़वातीन यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जनरल ज़िया-उल हक़ ने ऐलान कर दिया, फ़लाँ ने ऐलान कर दिया, लेकिन अमली कदम उठाने में इन्होंने पहल की और अल्लाह ने इनकी मदद की। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।